इलाहाबाद में लेखक कितने हुए। इलाहाबाद को एक ज़माने में सांस्कृतिक राजधानी मानते थे। मैं भी इलाहाबाद में इसीलिए आया कि इलाहाबाद में आके कुछ सीख सकूंगा। तो लेखक और प्रकाशक दोनों के सहयोग के बल पर ही ये इलाहाबाद साहित्य का केंद्र, साहित्य कला का केंद्र बन सका, साहित्य कला और राजनीति का भी। जब मैं पहले इस हाल में आता था या न्याय सभागार में भी लोक भारती की प्रदर्शनियां लगती थी, तो इतने बार आता रहा। लेकिन आज आकर के जब सूचना पहले से थी कि ज्ञान पर्व के रूप में इस आयोजन को हम याद करें इस तरीके से, तो ये परिकल्पना ही केवल पुस्तक प्रदर्शनी नहीं, केवल पुस्तक मेला नहीं, ज्ञान पर्व। कहने को तो आज एक बहुत बड़े ज्ञान समाज के अंग हम बन गए हैं, पहले से ज्यादा। हर क्षेत्र में तरह तरह का ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। लेकिन कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या इस ज्ञान समाज को ज्ञान समाज कहा जा सकता है? ज्यादा महसूस ये होता है कि ये सूचना समाज बन के रह जा रहा है। ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक आना पे आप देखते हैं, अनंत सूचनाएं हैं और बच्चों तक को वो सूचनाएं उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन ज्ञान सिर्फ सूचना का पर्याय नहीं है। उदाहरण दूं एक, अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, प्रकृति विज्ञान पढ़ेंगे, जैविक शास्त्र पढ़ेंगे, तो सामान्य सत्य है सब जगह कि मृत्यु हर एक के जीवन का अंतिम पड़ाव है। यह सूचना है और ऐसी सूचना है जो सत्य के रूप में स्वीकार्य है। लेकिन क्या ये ज्ञान भी है? जब कबीर कहते हैं हम न मरे मरिए संसारा, कबीर तो मरे ना, आखिर कबीर भी न मरे हो ऐसा नहीं है। जिस अर्थ में मृत्यु को हम सूचनात्मक तरीके से जानते हैं एक सत्य के रूप में, वो तो कबीर के साथ भी घटित हुआ, वो सत्य। लेकिन तब भी कबीर कहते हैं हम न मरे मरिए संसारा। अब इसका मर्म केवल इस व्हाट्सएप या इस तरीके के जो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं उनके बल पर आप नहीं समझ सकते। और फिर एक बात और, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि तमाम व्याख्या, आजकल ये भी हो रहा है ना कि इस पर जो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इस तरह के संचार माध्यम, फेसबुक में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप वगैरह में आपको तमाम तरह की व्याख्याएं मिल जाएंगी। कबीर के इस पंक्ति की व्याख्या भी मिल जाएगी, आपको टेक्स्ट मिल जाएंगे पूरे के पूरे। लेकिन क्या उन टेक्स्ट, उन माध्यमों से व्याख्यायित पाठ ही अगर आपके पास रह जाएं तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि हर पाठक, संवेदनशील पाठक ऐसा भी हो सकता है जो सारी व्याख्याओं के अलावा कोई अन्य व्याख्या भी तलाश ले, उसको पढ़ते पढ़ते कोई अन्य अनुभव हो जाए। तो एक अनुभव नहीं होता। जब आप पढ़ते हैं किसी टेक्स्ट को, किसी कवि को, किसी रचनाकार को, हो सकता है साइंस वगैरह में जो इस तरह के विषय हैं, ज्ञान जिनको हम ज्ञानात्मक अनुशासन के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, तो वहां तो हो सकता है कि एक ही तरह के सत्य, हालांकि वहां भी इतनी तरह की खोजें होती रहती हैं कि न्यूटन ने जो कहा, उसके बाद आइंस्टीन ने क्या कहा, फिर स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा, तो वहां भी ऐसा नहीं कि सब स्थिर पाठ हो, वहां भी बदलते रहते हैं। लेकिन साहित्य में तो और अधिक, साहित्य के पाठ, वो कहावत है ना, जितने पाठक उतने पाठ। खुद लेखक कभी कभी
चमत्कृत हो जाता है अगर वो अपने काल के पाठकों के साथ है कि यह पाठ भी हो सकता है। तो हर पाठक का अपना अनुभव होता है पढ़ते हुए। क्या वो हर पाठक का अनुभव, क्या आप ऐसे पाठक हो सकते हैं फेसबुक पर पढ़ते हुए या उपस्थित प्रस्तुत किए गए पाठों को सुन करके? नहीं। पाठक होने की आजादी आपको किताबों के जरिए मिलेगी। एक स्वतंत्र पाठक का निर्माण करती हैं किताबें, और वहां पर तो देखिए हमारी क्या विरासत रही, वो पूर्वज जो अब नहीं है, उन्होंने क्या विरसा हमको सौंपा, ये किताबें बताएंगी। अतीत की ओर खिड़की खुलेगी एक। जिस वर्तमान में आप हैं उस वर्तमान में आपके होने का अर्थ क्या है, किताबें बताएंगी। और फिर आपके भविष्य में होने की संभावना क्या है, ये भी किताब ही बताएगी, किताबें। तो किताबों का क्षेत्र ज्यादा व्यापक है, और किसी एक किताब को पढ़ करके आप उससे सहमत ही हो जावें, ये भी नहीं। एक किताब को पढ़कर आपको आज़ादी भी मिलती है कि इस किताब में जो मत रखे गए हैं, जो बातें कही गई हैं, उनके अलावा भी कुछ सोच सकते हैं आप। तो किताब ही है जो एक खिड़की पीछे की ओर खोलती है, जहां से झांक करके आप संवाद कर सकते हैं अपने से पहले के लेखकों से, पहले के दार्शनिकों से, ज्ञानियों से लड़ सकते हैं आप। किताब ही है। तुलसीदास से आप प्रभावित भी हो सकते हैं, रस भी ले सकते हैं, और लड़ भी सकते हैं उनसे। वाल्मीकि से आप लड़ सकते हैं कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन ये विचार के स्तर पर ये शंभू कहाँ से ले आए तुम। तो अपने समय के जो विचार जहां पर हम हैं वर्तमान में, उन विचारों को ले करके हम, किताब ही है जिसके माध्यम से हम वाल्मीकि से लड़ सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, विवाद भी कर सकते हैं। और फिर वो दरवाजा भी आगे का किताब से ही खुलता है, जो किस तरफ हम जा सकते हैं उसका भी। स्मृतिवान होना और स्वप्नवान होना, ये जो मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में, उसको मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में आपने रख दिया है, वो स्थिर हो गया, जितना हो गया उतना ही आपके पास है। लेकिन ये आज़ादी तो आपको किताब देगी ना, कि पढ़ करके अपने अपने तरीके से नए नए अर्थों का अनुभव करो, कहीं सहमत हो, कहीं असहमत हो। तो किताब आपको एक आज़ाद पाठक बनाती है। अगर आप विचारवान पाठक हैं, संवेदनशील भी हैं, तो वो आपको स्मृतिवान भी बनाती है और स्वप्न देखना भी सिखाती है। हम नहीं जानते, हो सकता है जिस तरीके से विज्ञान वगैरह में खोजें हो रही हैं, हमें नहीं पता कि जानवरों के पास कितनी स्मृति होती है, होती होगी, पता नहीं। जानवर सपना देखते कि नहीं देखते हमें नहीं पता, हो सकता है सिद्ध हो जावे आगे, कोई ऐसे प्रयोग हो सिद्ध हो जावे। लेकिन फिर भी अगर सिद्ध भी हो जाए कि दूसरे प्राणी सपना देखते हैं, तो भी मनुष्य का सपना देखना और मनुष्येतर प्राणियों का सपना देखना कभी एक नहीं होगा। ये किताब की भूमिका है। ये ज्ञान, इसे कहते हैं ज्ञान। तो ये ज्ञान पर्व नाम से ये जो आयोजन हुए, पहला आयोजन है। एक प्रकाशक द्वारा ये परिकल्पना की जानी कि इसको ज्ञान पर्व के रूप में आयोजित किया जाए, ये मेरे ख्याल में बहुत सराहनीय कदम है। अब जहाँ तक प्रकाशन के इतिहास का सवाल है, बता दिया, कई मित्रों ने हमारे बताया और फिर खुद रमेश जी ने बताया। लेकिन पहले जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहा था मैं, तो रामचंद्र शुक्ल ने सन 1940 की एक किताब, आजमगढ़ रीडर नाम की एक किताब, रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि आजमगढ़ रीडर नाम की एक किताब मिशन, इलाहाबाद मिशन प्रेस से छपी थी। शुरुआत मिशन प्रेस से हुई इलाहाबाद में। उससे पहले भी ये पायोनियर प्रेस
बेलवेडियर प्रेस, इस तरह की कई प्रेस होती थी। प्रकाशक भी वो प्रेस भी स्थापित करते थे और प्रकाशन का भी काम शुरू करते थे वही। तो बल्कि जब मैंने खोजा कि मिशन प्रेस का इतिहास देखा जाए तो एक रोचक किस्सा देखा मैंने। वो किस्सा ऐसा है कि 1920 या 25 में मिशनरी लोग, अच्छा पहले कलकत्ता केंद्र था, पहले किताबें हिंदी की कलकत्ते से सब करके आती थी। तो मिशनरी लोग नाव पर जमुना नदी में यात्रा करते हुए फर्रुखाबाद जा रहे थे। कानपुर तक पहुंचे तो कुछ गड़बड़ हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, और जो वो अपने साथ कल पुर्जे भी लिए थे, प्रेस के पुर्जे भी लिए हुए थे वो लोग, और शायद वहां कहीं और स्थापित करते वो। लेकिन जब कानपुर में वो दुर्घटना हो गई तो उन्होंने फिर सीधे इलाहाबाद का रुख किया, और इलाहाबाद आकर के वो एक नाम का उल्लेख होता है, वारेन, रेवरेंड वारेन। तो वारेन ने 1936 में मिशन प्रेस की स्थापना की, और उस मिशन प्रेस से भारतेंदु काल के शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखी हुई पाठ्य पुस्तकें हिंदी में, इतिहास तिमिरनाशक, भूगोल, क्या भूगोल पर भी एक किताब थी, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की किताबें छपी। तो ये इतिहास है पहले का। लेकिन बाद में जैसा कि बताया गया, ये प्रकाशन केंद्र स्थापित हुए तो गति आई, और फिर तो खैर जो आपको बताया गया बहुत विकास हुआ। अच्छा, एक बात प्रकाशकों के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे कभी कभी एक कोफ्त भी होती है। कोफ्त इस बात की होती है कि अगर किसी और जो अनाज बेचता है, कपड़ा बेचता है, उसके यहाँ कपड़ा खरीदने, अनाज खरीदने हम जाएं तो दुकानदार का मालिक भी और दुकानदार के यहाँ काम करने नौकर भी बता सकते हैं बाकायदा कि अमुक गेहूं किस क्वालिटी का है जो अच्छा है। वो जो माल बेच रहे हैं उसके बारे में बताएंगे भी कि ये माल किस क्वालिटी का है, कपड़े वाला बताएगा, नौकर बताएंगे वहां के। लेकिन प्रकाशनों का मामला ऐसा बाद में होता गया। अच्छा, इलाहाबाद में प्रकाशक वाचस्पति पाठक का नाम लिया, तो ऐसे प्रकाशक थे इलाहाबाद में जो साहित्य में रस लेते थे। और बल्कि बड़ी खुशी की मुझे हुई, ये आमोद बैठे हुए हैं, आमोद के पिताजी अशोक जी, तद्भव का एक अंक मेरे पास आया जिसमें मेरा भी लेख था। तद्भव के उस अंक में मैंने अशोक माहेश्वरी का एक संस्मरणात्मक लेख पढ़ा, कृष्णा सोपती पर। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यही अशोक माहेश्वरी है राजकमल के। लेकिन जब इनसे कंफर्म भी किया था हमने आमोद से, तो मालूम हुआ वही है। तो बड़ी खुशी हुई कि प्रकाशक को केवल एक ऐसे प्रकाशक हैं जिस राजकमल समूह से जुड़ गया है ये लोक भारती। और लोक भारती में भी, लोक भारती के बारे में बताया गया विस्तार से, कैसे कैसे वहाँ मंडली जमती थी, कैसे कैसे लोग विमर्श करते थे। साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसको मिल रहा है प्रकाशित बाद में होता था, सूचना पहले मिल जाती थी लोक भारती में। और दिनेश जी और रमेश जी कभी लड्डू बांट दिया करते थे। शिव प्रसाद सिंह को जब मिला तब कुछ और बात हो रही थी, किसी और को मिलेगा, लेकिन मालूम पड़ा तो पहले से ही कि इनको मिलने वाला लड्डू बट गए। लेकिन जब अगले दिन सूचना आई तो दूसरा नाम था। तो ये सब किस्से हैं कि प्रकाशकों के यहाँ भी साहित्यिक समझ, साहित्य के लिए वातावरण बनाने का भी स्पेस रहता था। तो ऐसे प्रकाशकों में अब तो सारे प्रकाशक राजकमल प्रकाशन समूह हो गया, अब तो उस समूह में सब शामिल हो गए। बहरहाल, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रकाशकों के रूप में भी काम करने वाले अगर सचमुच अपने द्वारा छापी गई किताबों का स्तर भी जानते हो और उसके बारे में बात करने काबिल हो,
तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा प्रकाशन केंद्र लोक भारती भी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अभी भी जब भी हम जाते हैं कभी कभी, तो कई मित्र नए पुराने बैठे मिलते हैं, काफ़ी पीते हैं हम लोग, अच्छा लगता है। तो कॉफ़ी हाउस तो बगल में है, लेकिन कई बार कॉफ़ी हाउस जैसा माहौल वहीं लोक भारती में ही बन जाता है। कॉफ़ी मंगा के लाई जाती है और लोग पीते हैं। तो ये लोक भारती का जो होना है वो अब भी आश्वस्त करता है कि प्रकाशन के क्षेत्र में जो संभावनाएं आगे हैं, ज्ञान के प्रति अपना कर्तव्य, साहित्य के प्रति अपना कर्तव्य, विचार के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की जो कोशिशें हो सकती हैं, वो कोशिशें ये हमारा लोक भारती, राजकमल जैसे प्रकाशन, वाणी जैसे प्रकाशन भी कर सकें, ये शुभ भविष्य हमारा निश्चित ही होगा। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।